हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉग्निशन एंड इमोशन। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और ये चैप्टर समझने वाला है, इसमें कुछ भी रट्टा लगाने वाला नहीं है। और एग्जाम में ये चैप्टर में से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स का एनालाइज करें, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता ही आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू के इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आता है उस नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉग्निशन क्या होता है, हम ये प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे कॉग्निशन को कैसे इंपैक्ट करते हैं। कॉग्निशन का मतलब क्या है? हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी सोचने की शक्ति। इमोशन का मतलब क्या है? कि जो हमारे इमोशंस होते हैं जैसे कि गुस्सा आना, रोना, हंसना, ये सारे हमारे इमोशंस हैं। तो इस चैप्टर में जो हम मेन चीज पढ़ने वाले हैं वो ये है कि कैसे हमारे इमोशंस हमारी सोचने की शक्ति शक्ति पे इंपैक्ट डालते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इमोशंस में बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव कंपोनेंट, दूसरा है फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट और तीसरा है बिहेवियरल रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव कंपोनेंट क्या है। सब्जेक्टिव कंपोनेंट का मतलब है कि हर आदमी या औरत में जो भी इमोशंस आते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि राम और श्याम दो बच्चे हैं, दोनों किसी एग्जाम में फेल हो गए हैं। राम शायद बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाए, वो इवन सुसाइड करने का भी सोचे, तो राम का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। जबकि दूसरी तरफ श्याम फेल होने के बावजूद भी शायद सोचे कि नहीं, वो आगे जाके और मेहनत करेगा और अगले साल अच्छे नंबर लाएगा और शायद पहले 10 बच्चों में भी आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि सेम चीज होने पर दो लोगों का जो इमोशंस है वो कैसे डिफर कर रहे हैं। राम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया है, श्याम उधर अपने आप को मोटिवेट कर रहा है कि वो आगे जाके और अच्छा करेगा। उसके बाद आती है कि इमोशंस का एक फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट भी होता है। फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट का मतलब है कि इमोशंस कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल बॉडी पे भी इंपैक्ट डालते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब एग्जाम का टाइम आने वाला होता है या एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो आपके अंदर एक अजीब सी घबराहट होनी शुरू हो जाती है। ये बेसिकली आपके इमोशंस के कारण हो रही है, क्योंकि आप एग्जाम को लेकर पूरे कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए आपके अंदर घबराहट शुरू हो गई है और उस घबराहट के कारण शायद आपकी हार्ट बीट भी तेज हो जाए, मतलब आपके दिल का धड़कना तेज हो जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इमोशंस के कारण कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट है वो तेज या फिर तेजी से धड़क रहा है। यही एक इमोशंस का फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है या फिजिकल इंपैक्ट है। तीसरा है बिहेवियल रिस्पॉन्स। बिहेवियर रिस्पॉन्स में बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं कि इमोशंस को लेकर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आप सपोज कीजिए कि आप एक जगह इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू ने जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है उसने इंटरव्यू के शुरू में ही आपको कह दिया कि उसको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता। अब बहुत सारे लोग शायद ये स्टेटमेंट सुन के बहुत गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। तो इस स्थिति में बेसिकली आप क्या करेंगे, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे और आप जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है उसको बोलेंगे कि शायद उसको ये लगता हो कि उसको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको पता है कि आपको बहुत कुछ आता है। और ये प्रूफ करने का एक ही तरीका है कि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे और आप उन क्वेश्चंस का सही आंसर देके ये प्रूव करेंगे कि आप कुछ जानते हैं और आपको अच्छी नॉलेज है। दूसरी तरफ शायद जो व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया है ये सुनकर कि उसको कुछ नहीं आता, वो शायद अपनी कुर्सी से उठ जाए और इंटरव्यू लेने वाले आदमी को बोले कि उसने उस जैसा आदमी तो आज तक देखा ही नहीं है, इतना रूड व्यक्ति तो शायद दुनिया में भी कोई नहीं है, और शायद ये कहकर वो इंटरव्यू रूम से बाहर चला जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों लोगों ने कैसे उस स्टेटमेंट के लिए रिएक्ट किया। ठीक है, एक आदमी ने उस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से संभाला
और बोला कि शायद आपके मुताबिक मैं इंटेलिजेंट ना हूं, लेकिन मैं अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करना चाहता हूं और आप मुझे मौका दीजिए। और दूसरा आदमी सिर्फ ये कह के निकल गया कि आपने जो स्टेटमेंट बोली है वो बहुत गलत है, आप बहुत रूड हैं, इसलिए मैं इंटरव्यू ही नहीं दूंगा। इसी कंपोनेंट को हम बिहेवियरल रिस्पॉन्स कहते हैं कि आप या फिर दो डिफरेंट व्यक्ति एक ही चीज पर कैसे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस शो करते हैं, यानी कि कैसे डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, शायद आपको अभी अच्छे से समझ आ गया होगा कि इमोशंस के तीन कंपोनेंट हैं, सब्जेक्टिव कंपोनेंट, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट और बिहेवियरल रिस्पॉन्स। सब्जेक्टिव कंपोनेंट में हमने पढ़ा था कि इमोशंस हर आदमी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आते हैं। फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट में हमने पढ़ा था कि इमोशंस कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल बॉडी को इंपैक्ट करते हैं। और बिहेवियरल रिस्पॉन्स में हमने पढ़ा था कि इमोशंस का ये कंपोनेंट ये डिसाइड करता है कि आप क्या किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इमोशंस आउटकम को कैसे इंपैक्ट करते हैं, मतलब इमोशंस किसी भी चीज के रिजल्ट को कैसे इंपैक्ट करते हैं। अब सपोज कीजिए दो बच्चे हैं, एक राम है और सीता है, दोनों आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, दोनों ही बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, राम तो थोड़ा मोटिवेटेड फील कर रहा है और ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, इसलिए उसने अपने एफर्ट को और ज्यादा बढ़ा लिया है। जबकि सीता, वो भी इंटेलिजेंट है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है वो नर्वस हो रही है, उसको डर लग रहा है कि अगर वो एग्जाम ना क्लियर कर पाई तो उसका क्या बनेगा। वो अपनी स्टडीज पे ये सोच सोचकर कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही है। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि राम और सीता जो दोनों एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है वो कैसे कैसे अपने इमोशंस को रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब राम एग्जाम के नजदीक आने से मोटिवेटेड हो रहा है, जबकि सीता और ज्यादा नर्वस हो रही है। तो बेसिकली इसी चीज को हम कहते हैं कि आप इमोशंस को कैसे अडेप्ट करते हैं। जैसे कि राम ने यहाँ पे इमोशंस को अच्छे से अडेप्ट कर लिया है, एक पॉजिटिव वे में लिया है कि ठीक है एग्जाम आ रहा है तो क्या है, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पक्का निकलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जबकि सीता एग्जाम के नजदीक आने पे डर गई है, नर्वस हो गई है, उसको फेलियर का डर लग रहा है और वो अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। तो यही जो दोनों का डिफरेंट एटीट्यूड हो गया है एग्जाम के नजदीक आने पर, ये बेसिकली यही दर्शाता है कि दोनों कैसे अलग अलग तरीके से अपने इमोशंस के प्रति अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है ये, आपको ये समझना है कि हम इमोशंस को जिस तरह से अडेप्ट करते हैं उसी तरह से आगे जाके रिजल्ट भी आते हैं। जैसे कि हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा कि सीता एग्जाम के नजदीक आने पे बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी और अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो अपने इमोशंस के प्रति पॉजिटिवली अडेप्ट नहीं कर पा रही है, बल्कि वो नेगेटिवली उसको इंपैक्ट कर रहा है। उसकी जो अडेप्टेशन है वो उसको नेगेटिव साइड पे ले जा रही है, क्योंकि वो दिन ब दिन और ज्यादा नर्वस होती जा रही है। ऐसे बच्चे जो अपने इमोशंस के प्रति अडेप्ट नहीं कर पाते हैं एक पॉजिटिव वे में, बेसिकली वो इमोशनली अनबैलेंस्ड होते हैं। मतलब उनमें इमोशंस को हैंडल करने की ताकत नहीं होती, वो अंदर से वीक होते हैं और इसीलिए उन्हें इमोशनली अनबैलेंस्ड बच्चे या फिर लोग कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि हाउ इमोशंस इंपैक्ट कॉग्निशन एंड मोटिवेशन। हमने अभी पढ़ा था कि इमोशंस हमारी आउटकम को, किसी भी टास्क के आउटकम को कैसे इंपैक्ट करते हैं। उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है कि इमोशंस हमारी कॉग्निशन या मोटिवेशन को कैसे इंपैक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि इमोशंस का मतलब है कि हमें किसी चीज को देख के गुस्सा आना, हंसना, रोना, ठीक है, नर्वस होना, ये सारे हमारे इमोशंस हैं। और कॉग्निशन का मतलब है कि हमारी किसी भी चीज के बारे में सोचने की शक्ति, हमारी मेंटल एबिलिटी, किसी भी चीज को समझने की शक्ति। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि जो हमारे अंदर इमोशंस आते हैं वो हमारे दिमाग पे क्या असर डालते हैं।
हम इसको दो एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे या समझेंगे। पहला एग्जांपल ये है कि सपोज कीजिए आप एक कार में हाईवे पे जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट होने के बाद आप जनरली देखेंगे कि लोग बहुत गुस्से में बाहर निकलते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके इमोशंस ने आपको ओवर पार कर लिया है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़ना झगड़ना गंदी बात है, ठीक है एक्सीडेंट हो गया है तो क्या हुआ, उसको सुलझाया भी जा सकता है, बातचीत भी की जा सकती है, आराम से बैठकर उस चीज को सुलझाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग बस लड़ाई करने लग जाते हैं, कुछ नहीं सोचते, मारने पीटने लग जाते हैं, पुलिस आ जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक ड्रामा सा बन के रह जाता है। जबकि वही लोग अगर 3-4 घंटे के बाद सोचेंगे तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने लड़ाई करके गलती की। शायद वो अगर आराम से बैठकर बातचीत करते तो इसका सोल्यूशन निकल जाता कि किसकी गलती थी और कौन हर्जाना भरेगा। तो बेसिकली यहां पे हम यही कहना चाहते हैं कि जब आपका एक्सीडेंट होता है आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ जाते हैं जो कि गुस्से से भरे होते हैं, और वो गुस्से से भरे इमोशंस आपकी सोचने की शक्ति को बिल्कुल ही कम कर देते हैं। मतलब आप सोच नहीं पाते कि लड़ना झगड़ना बुरा है और इसीलिए आप लड़ने झगड़ने पे तारू हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं एक और लेता हूं कि इमोशंस कॉग्निशन को कैसे इंपैक्ट करते हैं। अब सपोज कीजिए ये एक बच्चा है और ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और इसने सीटेट के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की है, सारे सेक्शंस को अच्छे से कवर किया है, बहुत सारे टेस्ट भी सॉल्व किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो सीटीईटी में इस साल कम से कम 125 से 130 नंबर लाएगा। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब आप ही बताइए कि यह बच्चा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी अपनी पिता की मृत्यु को सहन कर पाएगा? मतलब क्या वो एग्जाम में अच्छा कर पाएगा? अगर किसी के पिताजी की एग्जाम से एक दिन पहले मृत्यु हो जाए तो क्या वो बच्चा एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? बहुत मुश्किल है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग आ रही है। वो लगातार अपने पिताजी को याद कर रहा है, अच्छे दिन याद कर रहा है कि कैसे उसके पिताजी उसको स्कूल लेके जाते थे, कैसे उसके पिताजी उसको मार्केट लेके जाते थे, चॉकलेट खिलाते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो वो इमोशंस उसके दिमाग में बार बार आए जा रहे हैं और इसीलिए जब वो एग्जाम देने जाएगा तो एग्जाम पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो पेपर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके इमोशंस उसकी सोचने की शक्ति पे भारी पड़ रहे हैं, ओवर पार कर रहे हैं। तो यहां पे भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इमोशंस कहीं ना कहीं कॉग्निशन यानी कि हमारी सोचने की शक्ति को इंपैक्ट करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि इमोशंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया है कि इमोशंस कहीं ना कहीं हमारी कॉग्निशन यानी कि हमारी सोचने की शक्ति पे असर डालते हैं और ये बहुत ही बुरा असर भी डाल सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों के अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं उनको हम कैसे हैंडल करें या बच्चों को कैसे समझाएं कि वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए बेसिकली टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो ही बच्चे के साथ रहते हैं और वो महसूस कर सकते हैं कि कब बच्चा किसी स्ट्रेस में है, उसके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं और उसी के अनुसार वो एक्शन भी ले सकते हैं। हमें सबसे पहले यानी कि टीचर्स और पेरेंट्स को बच्चे को सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल या मैनेज करना सिखाना चाहिए कि कैसे अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो कैसे उसको अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, कैसे अगर उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और वो खुशी से पागल हो रहा है तब भी उसको कैसे अपनी खुशी को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स और टीचर्स अपने बच्चे को ये सिखाएं कि कैसे उसको अपने किसी भी इमोशन को कंट्रोल करके मैनेज करना आना चाहिए। और इसी चीज को जिसमें हम अपने एक्सप्रेशंस या इमोशंस को कंट्रोल या मैनेज करना सीख जाते हैं उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी बहुत कामली रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आप महेंद्र सिंह धोनी को देख सकते हैं, अगर मैच में कोई बहुत ज्यादा टाइट मैच है, बहुत ज्यादा करंट सिचुएशन है, तब भी महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा कूल दिखते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। उनको पता है कि ज्यादा गुस्सा करके या एक्साइट होके कुछ नहीं होने वाला, अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा तभी मैच जीता जा सकता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी में बहुत ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज करना जानते हैं। अब बच्चों के इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हमने ये देखा है कि अभी पढ़ा है कि टीचर्स और पेरेंट्स को बच्चों के इमोशंस को हैंडल करना पड़ेगा, पर कैसे? सबसे पहले है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल में बेसिकली आप बच्चे के एक फ्रेंड की तरह बन के रहते हैं। आप उस पे बिल्कुल भी कोई ज्यादती नहीं करते हैं, कुछ जबरदस्ती नहीं करते हैं। आप बच्चे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं ताकि बच्चा आपसे सब कुछ शेयर करे और बेझिझक शेयर करे। आप बच्चे को एनकरेज करते हैं कि अगर वो कोई भी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहता है तो वो फ्रीली कर सके। आपकी किसी चीज में एडवाइस लेना चाहता है तो फ्रीली आपकी एडवाइस भी ले सके। तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल में बेसिकली बच्चे अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं। वो अपने माता पिता पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं, और जब भी उन्हें लाइफ में कोई तकलीफ आती है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करते हैं। और ऐसा करने से पेरेंट्स को तुरंत पता लग जाता है कि बच्चे कौन से इमोशन से गुजर रहे हैं और उन इमोशंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है। दूसरा है कि टीचर बच्चे के इमोशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसका आंसर है एनकरेजिंग टीचिंग स्टाइल। टीचर को हमेशा बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि वो लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे एग्जाम्स को लेके बहुत ज्यादा फियरफुल हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर उनके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो उनके माता पिता क्या कहेंगे, उनके दोस्त क्या कहेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को एनकरेज करे और बताए कि देखो, पेपर में मार्क्स लाना ही सब कुछ नहीं है। आप अपनी तैयारी करो, पढ़ो, चीजों को समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे मार्क्स लाकर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव कर गए हैं, लेकिन स्कूल में उनके कभी अच्छे मार्क्स आए ही नहीं थे। तो टीचर को बेसिकली बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, काउंसल करना चाहिए कि मार्क्स लाने का प्रेशर नहीं रखना चाहिए। अपना अच्छे से चीजों को समझे, पढ़े और एग्जाम में जाए और मार्क्स की चिंता ना करे। और कुछ बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, अपने पीयर्स के साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं। अगर उनका दोस्त फर्स्ट आ रहा है तो वो चाहेंगे कि वो फर्स्ट आए, वो अपने दोस्त को पीछे छोड़े। तो ऐसे बच्चे कंपटीशन में कई बार बाकी चीजों को भूल जाते हैं और बहुत ज्यादा कंपटीशन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कंपटीशन में रिजल्ट पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो टीचर को चाहिए कि ऐसे बच्चों को भी वो ये समझाए कि कंपटीशन करना अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी भी दुभर कर लें। मतलब आप सब कुछ छोड़ दें, खाना पीना छोड़ दें, खेलना छोड़ दें, सिर्फ कंपटीशन में ही लगे रहें। इससे आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी ग्रोथ खराब होगी। टीचर को यह भी समझाना चाहिए कि फेलियर भी पार्ट का लाइफ है। कंपटीशन इज गुड, पर हर टाइम कंपटीशन करते रहना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा करने से भी बच्चों को एक तरह से समझ आएगी कि कंपटीशन ही सब कुछ नहीं है। उन्हें ठीक है कॉम्पीट करना चाहिए, लेकिन लिमिट में करना चाहिए। अपनी सेहत, अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है हेल्दी एनवायरनमेंट। देखिए, हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी बच्चे के सामने लगातार लड़ाई होती रहेगी, ठीक है, आप पिक्चरों में देखते हैं कि एक्शन मूवीज चल रही हैं, हीरो 10-10 लोगों को मार रहा है। अगर बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, ऐसी पिक्चरें देखेंगे, तो वो भी एग्रेसिव हो जाएंगे, उनमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाएगा। तो पेरेंट्स और टीचर्स को चाहिए कि बच्चा एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे। ऐसे एनवायरनमेंट जहां पे मारपीट, गाली गलौज हो रहा है, उससे वो बच्चे को दूर ही रखें। नेक्स्ट है फिजिकल ग्रोथ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इमोशनल स्टेट एक मेंटल स्टेट है, उसका फिजिकल ग्रोथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये गलत है। बच्चे की फिजिकल ग्रोथ बहुत जरूरी है ताकि उसका माइंड इमोशनली बैलेंस्ड भी रहे। अगर किसी बच्चे में कुछ भी फिजिकल कमी है, जैसे कि वो बहुत वीक है, जल्दी थक जाता है, तो ऐसा होने पे भी बहुत बार देखा गया है कि ऐसे बच्चे इमोशनली भी अनबैलेंस हो जाते हैं और अपने टास्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो टीचर और पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो बच्चे की ग्रोथ को अच्छे से मापें, उनके पीयर्स के साथ कंपेयर करें कि उनकी ग्रोथ ठीक भी हो रही है नहीं, उनको अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट भी दे ताकि उनकी एक अच्छी अच्छी फिजिकल ग्रोथ हो और उनकी इमोशनल स्टेट बैलेंस्ड रहे। अब बहुत बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इमोशनली अनबैलेंस्ड बच्चे सिर्फ छोटे बच्चे होते हैं। जो बच्चे 15 या 18 साल के हो गए हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
इवन 16 से 18 साल के बच्चे भी बहुत ज्यादा इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, कई बार वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो टीचर्स और पेरेंट्स को चाहिए कि अगर इस उम्र के बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, इमोशनली अनबैलेंस्ड हैं, तो उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। और टीचर्स और पेरेंट्स को खास ध्यान रखना चाहिए कि वो स्ट्रेस में तो नहीं है। कोई भी बच्चा जो 16 या 18 साल का है अपने पेरेंट्स को आकर कभी भी नहीं बताएगा कि उसको ये प्रॉब्लम चल रही है, वो स्ट्रेस में है। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स को उन बच्चों को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना चाहिए, और जैसे ही उनको लगे कि बच्चा स्ट्रेस में है, वो उनको बिठा के उनसे बातचीत करें, उनकी काउंसलिंग करें और प्रॉब्लम का हल ढूंढें। अभी तक जो हमने तरीके पढ़े हैं, बेसिकली हमने उनमें ये पढ़ा है कि कैसे हम बच्चों के इमोशंस को हैंडल करवा सकते हैं या कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे तरीके पढ़ेंगे जिनसे इमोशंस को मॉडिफाई किया सकता है। मतलब जो हमारे अंदर इमोशंस हैं उनको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है रीडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन। आप सपोज कीजिए एक लड़की है जिसके फादर की अभी अभी डेथ हुई है, 3-4 दिन पहले ही, और जिसके कारण वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी भर चुकी है। अगर टीचर ऐसी लड़की को क्लास में कुछ डिफिकल्ट मॉडल बनाने के लिए देगी और उसको मोटिवेट करेगी कि सिर्फ वही एक क्लास में ऐसी लड़की है जो ये डिफिकल्ट मॉडल बना सकती है, तो बच्ची शायद हार्डवर्क करे, अपना बहुत सारा टाइम उस मॉडल को बनाने में लगाए और शायद उस डिफिकल्ट मॉडल को बना ले। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो अपने फादर की डेथ के बाद फ्रस्ट्रेशन आ चुकी थी, एक नेगेटिव एनर्जी आ चुकी थी, वो बेसिकली हार्ड वर्क यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी चीज को हम रीडायरेक्शन या फिर सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस में बेसिकली बच्चा अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करता है। देखिए बहुत बार ये देखा गया है कि हमारे इमोशंस हमारी फीलिंग्स को ओवर पार कर लेते हैं, या फिर हमारे दिमाग की सोचने की शक्ति को ओवर पार कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो हमारे अंदर भरते रहते हैं। ठीक है। तो कैथारसिस में क्या होता है कि हम किसी के साथ बैठ के उनको अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए कहते हैं, कि जैसे अगर कोई बहुत दुखी है तो हम उनसे पूछते हैं कि वो दुखी क्यों है, वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, कितनी देर से कर रहे हैं, वो इस चीज का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो मतलब जब हम किसी को अपने दुखों को शेयर करने का मौका देंगे तो उनसे उनका दिल हल्का होगा और उनके अंदर जो इमोशंस हैं वो बाहर आएंगे। इसी चीज को बेसिकली हम कैथारसिस कहते हैं। नेक्स्ट है वो है इनहिबिशन। इनहिबिशन में बेसिकली हम बच्चे के इमोशंस को इनहिबिट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर बच्चा किसी चीज के लिए रो रहा है, कोई चीज मांग रहा है, तो शायद आप उसको थप्पड़ मारकर, झिड़क कर, कोई भी पनिशमेंट देके शायद आप उसको ये बताएंगे कि बच्चा जो भी कर रहा है गलत कर रहा है और उसको ये चीज कंट्रोल करनी होगी, रोकनी होगी। इसी चीज को हम पनिशमेंट या फिर इनहिबिशन भी कहते हैं। देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इमोशंस कॉग्निशन को इंपैक्ट करते हैं, कि जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सोचने की शक्ति पे इंपैक्ट डालती हैं। पर क्या कॉग्निशन भी हमारे इमोशन को इंपैक्ट करती है? कि क्या हमारी सोचने की शक्ति भी हमारे इमोशंस पे असर डालती है? उसका आंसर है जी हाँ, कि हमारे सोचने की शक्ति भी इमोशंस पे इंपैक्ट डालती है। अब सपोज कीजिए एक बच्चा है, ये एक सड़क पे एक व्यक्ति को देखता है जिसकी की दोनों टांगे कटी हुई हैं। बेसिकली जब वो इस व्यक्ति को देखेगा तो वो उदास हो जाएगा, उसके अंदर एक सिंपथी वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है ना। जैसे भी हम किसी भी गरीब आदमी को देखते हैं, किसी छोटे बच्चे को देखते हैं जो बीमार हो, तो हमारे अंदर एक सिंपथी की फीलिंग आती है। तो लेकिन ये सिंपथी की फीलिंग आती क्यों है? ये सिंपथी की फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि जब हम इस आदमी को देख रहे हैं जिसकी टांगे कटी हो रही हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ प्रोसेसिंग हो रही है कि यार ये आदमी कितना एफर्ट डाल रहा है, बैसाखियों के साथ चल रहा है, ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारता होगा। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली हमारे दिमाग में कुछ चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं जिसके कारण हमारे अंदर एक सिंपथी की फीलिंग आती है। तो सिंपथी की फीलिंग तो एक इमोशन हो गई, ठीक है ना। लेकिन ये इमोशन आई क्यों? क्योंकि हमारे सोचने की शक्ति ने ये एनालाइज किया कि ये व्यक्ति कितने दुख सह रहा है फिर भी कितना खुश दिख रहा है। तो बेसिकली यहां पे हमारी सोचने की शक्ति यानी कि हमारी माइंड में जो प्रोसेसिंग हुई, उसी की वजह से हमारे अंदर कुछ इमोशंस यानी कि सिंपथी आई। तो हम ये कह सकते हैं कि सोचने की शक्ति भी हमारे इमोशंस को इंपैक्ट करती है।
चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। हम 7-8 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सारे क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर में आए हैं इस वीडियो को देखकर कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इमोशनल कैथारसिस मींस कि इमोशनल कैथारसिस का मीनिंग क्या होता है। हमने अभी पढ़ा था कि इमोशनल कैथारसिस का मीनिंग होता है कि हम अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर करें ताकि हमारा दिल हल्का हो जाए। तो बेसिकली पहला ऑप्शन है सप्रेशन ऑफ इमोशंस, के इमोशंस को सप्रेस किया जाए, बिल्कुल नहीं, इसमें तो इमोशंस को बाहर निकाला जाता है। फीलिंग हाईली डिप्रेस्ड, ये भी नहीं। तीसरा है ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन, कि हमारे अंदर जो इमोशंस भरे हुए हैं हम उनको बाहर लाएं, किसी के साथ शेयर करें। तो तीसरा ऑप्शन ही इसका आंसर है कि कैथारसिस का मीनिंग है कि हम अपने इमोशंस को बाहर लेके आएं और दूसरों के साथ शेयर करें और अपने दिल को हल्का करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन अ क्लास एक्सेप्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ये इंडिकेट नहीं करती है कि बच्चा इमोशनली और सोशली फिट है। पहली स्टेटमेंट है डेवलप गुड रिलेशनशिप विद पीयर्स, कि वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखता है। ये स्टेटमेंट तो इंडिकेट करती है कि बच्चा सोशली फिट है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरी ऑप्शन है कंसंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क, कि बच्चा चैलेंजिंग टास्क करना पसंद करे और उसमें परसिस्ट करे। ये भी इसका आंसर नहीं हो सकती है क्योंकि ये भी यही दर्शाता है कि बच्चा इमोशनली और सोशली फिट है। मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय इफेक्टिवली, कि बच्चा अपने गुस्से और अपनी खुशी को मैनेज कर पाए, कंट्रोल कर पाए, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये स्टेटमेंट भी ये इंडिकेट करती है कि बच्चा इमोशनली और सोशली फिट है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कंसंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कंपटीशन विद पीयर्स, के बच्चा हमेशा अपने पीयर्स के साथ कंपटीशन करता रहे, उसी में अपना जी जान झोंक दे और यहां तक कि वो अपनी भूख प्यास अपनी डेवलपमेंट के बारे में भी ध्यान ना रखे। ये गलत है। अगर बच्चा कंपटीशन में बहुत ज्यादा घुस गया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इमोशनली या सोशली फिट नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल डेवलपमेंट पाथ नहीं ले रहा है बल्कि कंपटीशन को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, कि उनमें इनमें से कौन सी टेक्निक हमें हमारी एग्जाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करेगी एग्जाम से कुछ दिन पहले। पहली ऑप्शन है फैमिलराइजिंग विद द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जी नहीं। अगर हम अपने आप को क्वेश्चन पेपर से फैमिलियर बनाएंगे तो उससे तो हम अपनी एग्जाइटी को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, कामनेस आएगी कि हम ऐसा पेपर कर सकते हैं। थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, कि हम रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर हम एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर और नर्वसनेस और एंजाइटी आएगी कि हम पास होंगे या फेल होंगे, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है, क्योंकि अगर हम रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो हम अपने अंदर अपनी एंजाइटी अपनी फियर अपनी नर्वसनेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। While appearing in assessment, Devika finds her arousal as energizing, where Rajesh finds his arousal as discouraging. Their emotional experiences are most likely to differ with respect to, के राजेश और देविका दोनों एग्जाम दे रहे हैं। देविका एग्जाम देते हुए एक एनर्जी महसूस कर रही है, एक मोटिवेशन महसूस कर रही है, जबकि राजेश थोड़ा डिस्करेज फील कर रहा है, वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि जो इनका इमोशनल एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है, वो क्यों है। तो हमने ये अच्छे से पढ़ा था कि दो लोगों का जो इमोशनल एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि दो लोग उस इमोशंस को अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं। कोई पॉजिटिव वे में अडेप्ट करता है, कोई नेगेटिव वे में अडेप्ट करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा कि उन दोनों की लेवल ऑफ अडेप्टेशन अलग अलग है। देविका पॉजिटिव वे में अडेप्ट कर रही है जबकि राजेश नेगेटिव वे में अडेप्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशंस लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इमोशंस लर्निंग और मोटिवेशन के कंटेक्स्ट में सबसे ज्यादा सही है। पहली ऑप्शन है इमोशंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिवेटिंग अस टू लर्न, कि इमोशंस का हमारे लर्निंग में हमें मोटिवेट करने के लिए कोई भी रोल नहीं है। ये गलत है। इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम इमोशंस को अच्छे से अडाप्ट कर लेंगे तो हम मोटिवेटेड रहेंगे, नहीं तो हम डिस्करेज्ड हो जाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट इसका आंसर नहीं है।
दूसरी स्टेटमेंट, लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट दैट, कि किसी भी नई चीज को लर्न करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उस चीज में कितने अच्छे हैं। ये मुझे कुछ ज्यादा स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, तो मैं अभी इसको छोड़ दूंगा, मैं इस पे बाद में आऊंगा। तीसरी ऑप्शन देखते हैं, इमोशंस नीड टू बी पुश्ड असाइड टू अलाउ फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस, कि अगर हमें किसी भी चीज को सीखना है तो हमें अपने इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा, तभी हम उस चीज को सीख पाएंगे। यह भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इमोशंस का आपकी लर्निंग पे इंपैक्ट होता है। अगर आप इमोशंस को अच्छे वे में अडेप्ट कर लेंगे तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, अगर नेगेटिव वे में उसको मतलब अपने ऊपर ले आएंगे तो एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इमोशंस को अलग रख के तो आप अपनी लर्निंग नहीं कर सकते हैं, इमोशंस आपकी लर्निंग के साथ साथ ही चलेंगे। बस ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप अपने इमोशंस पे कैसे अडेप्ट करते हैं। चौथी ऑप्शन, इमोशंस आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरवाइंड विद मोटिवेशन एंड लर्निंग, के इमोशंस का मोटिवेशन एंड लर्निंग के साथ बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इमोशंस को लर्निंग से अलग नहीं किया जा सकता। इमोशंस को एक पॉजिटिव वे में अडेप्ट करने से अच्छी लर्निंग होगी, जबकि अगर आप उसके विपरीत जाएंगे तो आपकी एक बुरी लर्निंग होगी, मतलब आपके लर्निंग पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होगा जो कि बहुत बुरा भी हो सकता है। तो इमोशंस लर्निंग और मोटिवेशन के साथ बहुत गहरा रिश्ता रखते हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो चौथा ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इमोशंस और कॉग्निशन के कंटेक्स्ट में करेक्ट है। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर, ये बहुत ही सही ऑप्शन है और यही इसका आंसर है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कॉग्निशन इमोशंस को इंपैक्ट करते हैं और इमोशंस कॉग्निशन को इंपैक्ट करती हैं। इमोशंस कॉग्निशन को कैसे इंपैक्ट करती हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि बच्चे के एक पेपर से एक दिन पहले अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाए तो वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसी इमोशनल फीलिंग्स चल रही होंगी जिसके वजह से वो एग्जाम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और कॉग्निशन इमोशन पे इंपैक्ट करती है, ये भी हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी बुरी चीज को देखते हैं जिसके साथ हम सिंपैथाइज करते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि पहले हमारे दिमाग में उस चीज को लेकर प्रोसेसिंग होती है, मतलब हमारी दिमाग की शक्ति की वजह से ही हम उस चीज के बारे में सोच सकते हैं और उस चीज के बारे में सोचकर हमारे अंदर कुछ इमोशंस जागते हैं। तो कॉग्निशन इमोशन को इंपैक्ट करता है और इमोशन कॉग्निशन को इंपैक्ट करता है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों इंटरवाइंड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फेयर, के जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन है वो कैसे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा सीखेंगे। पहली ऑप्शन है, वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ऑन मास्टरिंग प्राइमरीली द कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, के अगर हम क्लास में सारा स्ट्रेस बच्चों को रीडिंग राइटिंग और मैथमेटिक्स सीखने में लगाएंगे तभी बच्चे अच्छी लर्निंग कर पाएंगे। ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दूसरा कंपोनेंट मिसिंग है कि बच्चों पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बल्कि कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड एक्सपेक्ट्स स्टूडेंट्स टू प्ले अ पैसिव रोल, जहां पे टीचर सब कुछ ही डिसाइड करे, एक्शन ले, बच्चों को पढ़ाए और बच्चे बस बैठकर सुनते रहें, बिल्कुल क्वेश्चन भी ना पूछें, क्या ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे? आंसर है नो, है ना। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं हो सकता कि अगर बच्चे पैसिव रोल यानी कि चुपचाप बैठे रहेंगे तो वो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड फील दे आर वैल्यूड, कि बच्चे उस एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा सीख पाएंगे जहां पे उनकी इमोशनल नीड्स मीट हो रही हैं और उनको लग रहा है कि लोग उनके बारे में समझ पा रहे हैं, उनको जानते हैं और उनसे प्यार करते हैं। ऐसी जगह पे ही बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि ऐसी जगह में सबसे पहले वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे और उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कि बच्चे ऐसे एटमॉस्फेयर में अच्छा सीख पाएंगे जहां पे उनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले, उनको लगे कि लोग उनको समझ पा रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम for the right purpose and in the right way, that is not easy. This is related to,
क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति एंग्री हो सकता है, वो एक आसान चीज है, पर सही समय पर गुस्सा होना, सही चीज के लिए गुस्सा होना और सही तरह से गुस्सा होना, और गुस्सा भी इतना आना कि जो सही माना जाए, मतलब जरूरत से ज्यादा गुस्सा भी ना आना, ये सब चीजें किसी में होना किस चीज से रिलेटेड है? भाई ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि गुस्सा आना, हंसना, रोना, ये सब हमारे इमोशन से रिलेटेड है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सीख गया है कि कहाँ उसको गुस्सा करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से करना चाहिए, तो इसका मतलब तो ये है कि वो सही से अपनी इमोशनल डेवलपमेंट कर चुका है। तो ये सब चीजें एक इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? कि इनमें से कौन सी चीज बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा सूट करेगी? नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एज इट इज टास्क ऑफ पेरेंट्स। गलत है कि टीचर्स का बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। टीचर्स का बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। कंट्रोल्ड का क्लास एनवायरनमेंट के क्लास में बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा जाए, टीचर का ही हुक्म चले, बच्चे आपस में कुछ कर भी ना पाए, टीचर से क्वेश्चन भी ना पूछ पाए, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहने से तो बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगी, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अथॉरिटेरियन क्लास एनवायरनमेंट, ये भी एक तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ही होता है, जिसमें टीचर ही सब कुछ डिसाइड करती है, टीचर की ही चलती है, बच्चे डर डर के रहते हैं, टीचर के आने पर बच्चे सहम जाते हैं, वो टीचर से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते और चुपचाप रहते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में, यानी कि अथॉरिटेरियन एनवायरनमेंट में भी बच्चे बिल्कुल भी इमोशनली डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है डेमोक्रेटिक क्लास एनवायरनमेंट। डेमोक्रेटिक क्लास एनवायरनमेंट वो होता है जहां पे टीचर बच्चे का दोस्त बन के रहता है, वो बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स को समझता है, उनके सोल्यूशन ढूंढता है, बच्चों से इंटरेक्ट करता है, बच्चों को क्वेश्चंस पूछने की फ्रीडम दी जाती है। तो एक खुला सा वातावरण रहता है जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा फ्री महसूस करते हैं कि वो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में रह के ही बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जब वो फ्री महसूस करेंगे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना भी सीखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस? कि इनमें से कौन सी स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम अपनी फीलिंग्स को मैनेज कर पाए, कंट्रोल कर पाए और दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाए और अंडरस्टैंड कर पाए। अगर आप इन ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 है एम्पथाइजिंग। एम्पथाइजिंग एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, अंडरस्टैंड करना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी सेम ही चीज होती है। तो इसका आंसर होगा कि जिस व्यक्ति में एम्पथाइजिंग करने की कैपेबिलिटी है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द स्ट्रेस अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप? कि जो स्ट्रेस होता है कहीं ना कहीं एग्जाम में वो हमारी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है। मतलब अगर हम पेपर बिना किसी स्ट्रेस के दें तो शायद उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए, लेकिन स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां कर देते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जो बेसिकली ये चीज है, ये कौन सी रिलेशनशिप को मतलब हाईलाइट करता है, रिफ्लेक्ट करता है? देखिए, ये तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है कि स्ट्रेस के कारण हम एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम, मतलब स्ट्रेस के कारण हमारे दिमाग पे असर पड़ रहा है। तो ये रिलेशनशिप तो कॉग्निशन और इमोशन के बीच में है कि इमोशंस इंपैक्ट कॉग्निशन, के इमोशंस के कारण कहीं ना कहीं हमारे सोचने की शक्ति पे असर पड़ता है, और इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही छोटा चैप्टर था,